देखो हमने इससे पहले एल सी आर अलग अलग पढ़ लिया है। सबसे पहले दिन में आर के बारे में बताया था, जब सिंगल आर लगा होगा, प्रतिरोध लगा होगा। फिर मैंने पढ़ाया था एल के बारे में, प्रेरकत्व जब लगा हो। तब लास्ट में बताया था मैंने सी के बारे में, जब सी लगा हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आर एल सी हमने पढ़ लिया या एल सी आर पढ़ लिया, अब हमें कंबाइन करके चलना है। आर एल को एक साथ, आर सी को एक साथ और एक बार एल सी को एक साथ। तो अभी हमने किसको एक साथ रखा है, आर एल या एल आर। आर एल बोलो चाहे एल आर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही एक बार हम लेके चलेंगे सी आर, जो आगे ये फोर्थ वाला है तो फिफ्थ वाले में, और जब ये भी हो जाए तो एक बार हम लेके चलेंगे एल और सी को। जब हमने सारा पढ़ लिया, 1 2 3 4 5 6 सारा पढ़ लिया, तब एंट्री आएगा मेन जो है एल सी आर का। उसमें तीनों एक साथ जोड़ के हम देखेंगे। तो अभी इसमें कुछ नया जानने को मिलेगा तुम्हें, इसलिए मिलेगा क्योंकि इस बार दो दो कंबाइन करके हम चल रहे हैं। अभी तक हमने सिंगल शुद्ध वाला पढ़ा था, शुद्ध प्रेरकत्व, शुद्ध कुंडली, शुद्ध संधारित्र। अब ये शुद्ध वर्ड नहीं है, देखो इसमें कहीं शुद्ध वर्ड नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि इसमें एक से अधिक। शुद्ध प्योर तब कहते हैं जब वो सिंगल होता है। डायग्राम तो समझाने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप तक समझ गए होंगे कि इधर एक कॉइल जुड़ी है, प्रेरकत्व हम इसको कहेंगे, और इधर एक रेजिस्टेंस जुड़ा है। वोल्टेज की सप्लाई कितनी दी जाती है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। 220 वोल्ट तो चलो होता है ना, बट हम यहाँ पे फॉर्मूला वाइज किससे क्या दिखाते हैं कि ओमेगा टी के फेज डिफरेंस वी नॉट साइन ओमेगा टी से, यही ना, यही तो किया था अभी तक। अब देखो जब एक से अधिक जुड़ा हो एल सी आर में, मतलब दो दो जुड़ा हो या तीन तीन जुड़ा हो, तो वहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है उसका फेजर ग्राफ। इसीलिए मैं फेजर ग्राफ लास्ट में बता रहा था तुम्हें, सब कुछ पढ़ा ले, क्योंकि उसमें जो मेन था वो फेजर ग्राफ था जो तुम्हें हेल्प करेगा। अब फेजर ग्राफ कैसे करोगे उसको मैं समझाता हूँ। पहले आर पे आओ। आर के केस में याद है समान कला में रहता था, अग्रगामी रहता था कि पश्चगामी रहता था, वी और आई समान कला में। आर के केस में याद रखो, आर के केस में अगर ये आई की डायरेक्शन है तो हमें पता था आई और वी, जैसे ये वी है तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी आता था, फेज डिफरेंस 0 आता था। तो उस केस में आई की डायरेक्शन और वी की डायरेक्शन दोनों क्या थी, सेम ही, क्योंकि सेम फेज में था। तो ये तब है जब हम आर की बात कर रहे हो। तो मैं इधर छोटा सा वी आर लिख देता हूँ समझाने के लिए, बहुत ज़्यादा ही छोटा लिख दिया, तुम समझ जाना। यहाँ पे लिखा है वी, ये लिखा है आर, ठीक है। वैसे ही हमें एल के लिए देखो, एल के लिए याद है, एल के केस में जो आई होता था वो पश्चगामी होता, मतलब आई नीचे रहता था, वी इधर रहता था, और कितने डिग्री का फेज डिफरेंस होता था, 90 डिग्री का। बट एक चीज यहाँ ध्यान देना, ये रूल याद रखना, हमें जब भी 2 या 3 जुड़े होंगे जब एक साथ, मतलब एल सी एल आर सी आर या एल सी आर, जब 2 या 3 जुड़े होंगे तब के केस में आपको आई को बेस मानना है, ठीक है। आई की डायरेक्शन फिक्स कर देनी है और तब वी की डायरेक्शन चेंज करनी है। देखो यहाँ मैं समझाना क्या चाहता हूँ, ये वी एल के केस की बात हो रही है ना, ये वी के नीचे एल लिखने का मतलब है कि ये एल की बात कर रहा हूँ, एल के वोल्टेज की बात कर रहा हूँ। हमें क्या करना, आई की डायरेक्शन ये रखनी है फिक्स एक्स एक्सिस में। अगर आई 90 डिग्री पीछे है वोल्टेज से, तो आप इसको ये भी बोल सकते हो कि वोल्टेज 90 डिग्री आगे है किससे, आई से। अगर कोई 2 पर्सन है, एक पर्सन ये है और एक पर्सन ये है, अगर इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, बी अगर ए बोलेगा कि मैं 90 कदम पीछे हूँ बी से, तो बी ये भी तो बोल सकता है कि मैं 90 कदम आगे हूँ ए से। वो तो पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो रही है, आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो। तो अभी जो हमें क्या करना है, आई को बेस मानना है। तो हम कहेंगे कि अगर आई 90 डिग्री पीछे है वी से, इसका मतलब अगर आप इसी ग्राफ को ऐसे कर दो, अगर आई को इधर कर दो, तो इसका मतलब वी 90 डिग्री आगे होगा, वी 90 डिग्री आगे होगा किससे, आई से 90 डिग्री। ये दोनों ग्राफ सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, पर दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है। इसमें हमने वी को बेस माना है, इसमें हमने आई को बेस माना हुआ है, ठीक है। और वी को हमने 90 डिग्री आगे दिखाया, उधर आई को 90 डिग्री पीछे दिखाया, बात वही है। हमें जब ऐसे डेरिवेशंस आएंगे तो हमें आई को बेस मान के चलना, आई की दिशा फिक्स कर देनी है। तो देखो करना क्या, इसको हटा देते हैं, इसका अब काम नहीं है। करना क्या है कि इसमें एल भी है और आर भी है, तो आपको दोनों के ग्राफ को सुपर इम्पोज कर देना है। सुपर इम्पोज मतलब मिला देना है आपस में, ठीक है। तो ये हो गया आर का ग्राफ और ये हो गया एल का ग्राफ, ठीक है। ये रेजिस्टेंस के लिए ग्राफ हो गया, ये इंडक्टेंस के लिए ग्राफ हो गया। आपको सुपर इम्पोज करना है। सुपर इम्पोज का मतलब
सोचो, इमेजिन करो कि अगर ये ग्राफ उठा करके मैं इसके ऊपर रख दूं तो आई तो वही है, देखो आई की दिशा तो वही है, और बस ऊपर की साइड क्या लाना पड़ेगा मुझे, ऊपर की साइड लाना पड़ेगा मुझे वोल्टेज का ये इंडक्टेंस का वोल्टेज VL, और एक वोल्टेज इधर है। कर दिया हमने दोनों ग्राफ को मिक्स, ठीक है। इस ग्राफ को भी इस ग्राफ में तो हर जगह सेम ही दिशा रहेगी इसकी। बस इतना समझना है, L के केस में मैंने कैसे अपने 12th में याद किया है, बड़ा सिंपल सा रूल था। L कैसे बनता है ऐसे, तो L के केस में ग्राफ भी L की तरह बनेगा। C के केस में बस उसका उल्टा कर देना है। अगर यहाँ पे C होता तो ग्राफ कहाँ होता, नीचे होता। मैंने बस ऐसे याद किया हुआ है, तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। L के केस में L बना दो, L के केस में L बना देना, और बस याद रखना कि ये VR हो जाएगा, और ये क्योंकि L का ग्राफ था तो ये VL हो गया, और आल्सो ये किसकी दिशा होगी, I की भी दिशा होगी, और 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। अब देखो जरा, हमें ना परिणामी वोल्टेज चाहिए। अगर आप वोल्टेज पे ध्यान दोगे तो देखो, अगर मैं वोल्टेज पे ध्यान दूं तो ये जो वोल्टेज है ये तो हो गया, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ये जो वोल्टेज हो गया ये तो हो गया R के लिए, ठीक है, और ये जो वोल्टेज हो गया ये किसके लिए हो गया, L के लिए हो गया। हमें एक दिशा चाहिए, बट यहाँ पे दिख रहा है वोल्टेज दो अलग अलग दिशाओं में आ रही है। देखो, एक V के लिए एक L के लिए, ये VL है, इसको हटा दो, ये यहाँ के लिए वोल्टेज है और ये यहाँ के लिए। आपको दिख रहा है वोल्टेज की दो अलग अलग दिशाएं दिख रही हैं। जब किसी चीज़ की दो अलग अलग दिशाएं दिखें तो हमें ना उसका टोटल निकालने के लिए या नेट निकालने के परिणामी, देखो सपोज एक चीज़ x दिशा में जा रहा है और एक चीज़ y दिशा में जा रहा है, और आपको परिणामी निकालना है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्पेशली अगर तुमने 11th पढ़ा होगा पहले ही चैप्टर में वेक्टर वगैरह, तब भी पता होगा। तब आपको बीच का रास्ता निकालना पड़ता है, ठीक है। एक x में जा रहा है एक y में जा रहा है, आपको टोटल कैलकुलेट करना, आप कैसे करें, दोनों की दिशा बिल्कुल विपरीत, विपरीत तो नहीं कहेंगे, अलग अलग है, तो आपको बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, और बीच के रास्ते को कहेंगे हम रिजल्टेंट, टोटल, ठीक है। इधर x भी नहीं मान, ये r नहीं मान रहा, r अपनी दिशा में चल रहा है, L अपनी दिशा में चल रहा है, तो आपको एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, ये सीधा, और इसी को कहेंगे हम परिणामी, परिणामी वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज या नेट वोल्टेज भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आप एक बीच का रास्ता निकालो, तो ये इन दोनों का VL और VC का ये हो जाएगा परिणामी, ये हो गया परिणामी किसका, VL और VC का। इसको सिंपल हम दिखाएंगे V से, ठीक है। ये क्या है, ये है परिणामी वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज, दोनों का रिजल्टेंट है, ठीक है। अब क्योंकि हमें इसे पाइथागोरस के लिए सॉल्व करना है, ये V की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, और V की वैल्यू निकालना पड़ेगा पाइथागोरस पर में यूज करके। जिसने भी बचपन में कभी भी पाइथागोरस पढ़ा होगा ये तो पता होगा, पाइथागोरस हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। पहली बात तो यहाँ त्रिभुज बन नहीं रहा है, बनेगा तब जब मैं यहाँ पे कोई बाउंड्री बनाऊंगा, तो मैंने बाउंड्री बना लेता हूँ तभी वो बन भी पाएगा, ठीक है। तो मैं वोल्टेज के हिसाब से बना रहा हूँ, तो मैं वोल्टेज को मान के चलता हूँ, आई के हिसाब से नहीं चलूंगा, वोल्टेज के हिसाब से चलूंगा। तो ये वोल्टेज यहाँ तक है, तो ये रहा। अब क्योंकि पहले भी बहुत बार मैं बताते चला हूँ, काल्पनिक रेखा है ये बाउंड्री एक्चुअल में वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है, हम बस कैलकुलेशन करने के लिए उसको लेके आ रहे हैं। तो काल्पनिक रेखाओं को किस चीज़ से दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से हम ट्राई करते हैं कि दिखाएं। हालांकि किताबों में नहीं भी हो तो अभी तुम अगर कल के दिन पढ़ाओगे तो डॉट लाइन यूज करना। ये भी काल्पनिक रेखा है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, हम बस कैलकुलेशन के लिए इसको बना रहे हैं, तो डॉटेड लाइन यूज कर लो, ठीक है। तो अब निकल जाएगा V की वैल्यू, कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। और मान लो कि ये जो एंगल है, फेज डिफरेंस ऐसे तो पता करते हैं, ये जो फेज डिफरेंस है वो कितना डिग्री का है, 5 डिग्री का। 90 डिग्री का होता तो 90 तो यहाँ होगा ना जब दोनों के बीच होगा, हम तो बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। तो V जो है वो परिणामी वोल्टेज है। अब हमारा एक ही टारगेट है, V निकालना है। सोचो V कैसे निकलेगा, पाइथागोरस पर में क्या होता है, ठीक है, इतना तो मान के चलते हैं, पाइथागोरस सबको पता है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दो, पाइथागोरस के लिए मैं त्रिभुज लूंगा, समकोण त्रिभुज पता है 90 डिग्री का एंगल, तो ये मान लो ये 90 डिग्री का तो बन ही रहा है, दिख ही रहा है, तो ये एक त्रिभुज ले सकते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखो, हमने इक्वली डिवाइड किया हुआ है, चाहे इसको लो चाहे इसको लो, दोनों सेम ही त्रिभुज है। इसको लोगे तो खुद ही दिख रहा है, उटपटांग लग रहा है थोड़ा, ये एंगल फाई है तो इधर से एंगल फाई लेना पड़ेगा। हमें जनरली ऐसे सीधी त्रिभुज की आदत है, ये सिंपल त्रिभुज की आदत है, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इस त्रिभुज में कोण के सामने की भुजा क्या होती है,
लम की वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू नहीं मालूम है, इसकी वैल्यू नहीं मालूम है। यस, इसकी वैल्यू ये इसी के तो बराबर है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू भी VL हो जाएगी। अगर इसकी VL है तो इसके बराबर ही तो है ये भी, तो इसकी वैल्यू भी हो गई VL। अब देखो, कोण के सामने की भुजा लंब, सबसे लंबी भुजा कर्ण, और जो बच गया वो आधार, तो तीनों आ ही गए, पाइथागोरस आराम से लग जाएगा, हमारा परिणामी वोल्टेज निकल आएगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इसके आगे। बड़ा सिंपल लगेगा, तुम्हें ना कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और मैं इतने दिन से तुम्हें कॉन्सेप्ट ही समझा रहा हूँ। ये जब तक तुम्हारा क्लियर नहीं होता ना, तुम आगे बढ़ ही नहीं पाते, ये ग्राफ कैसे बना है। अगर मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने में सक्सेसफुल रहा हूँ तब तुम्हें ये डेरिवेशन बिल्कुल हलवा लगेगा। LCR आते आते तक तुम्हें समझ में आएगा कि मैं LCR को मतलब क्यों मैंने इतना सारे डेरिवेशन करवा के LCR करवाया है, बहुत आसान रहेगा। अब तुम्हें ना बस इतना दिमाग में रखो, इस पूरे डेरिवेशन में बस पाइथागोरस लगाना है। अब पाइथागोरस हम बचपन से पढ़ते आए, कोई नया नहीं है, तो लिख देते हैं। यदि देखो ये कैमरे में आ रहा है, ये वाला मैक्सिमम देखना कहाँ तक मैं हाथ पहुँचाऊँ, यहाँ आ रहा है, यहाँ से लिखता हूँ, लिख देते हैं। माना, या यदि लिख दो, यदि V, ये जो V है ये क्या है? यदि V परिणामी विभव है, परिणामी विभव। अच्छा, क्यों जरूरत पड़ी मुझे परिणामी विभव की? क्यों रिजल्टेंट वोल्टेज की जरूरत पड़ी बताओ? क्यों पड़ी? क्योंकि इसमें दोनों जो विभव थी, दोनों की दिशाएं अलग अलग थी। अगर दिशा सेम होती तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यह दिशा ही विपरीत है, तो मुझे बीच का रास्ता निकालना पड़ा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कुछ बोल रहे हो? पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से हिंदी में पाइथागोरस में ई आता है कि या आता है? ये आता है ना, देख लो। पाइथागोरस प्रमेय नहीं, ठीक है, प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, सोचो इसके लिए। ठीक है, ये v का स्क्वायर इज इक्वल, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है? BR का स्क्वायर, हो गया? ये हो गया। अब एक चीज ध्यान रखो, हम V की वैल्यू पुट कर देंगे, VL और VR की। ठीक है, पहले तो V हटा लो, स्क्वायर हटा लो। अगर ये स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा इधर? अब ये तो बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ अभी, तो तुम्हारे स्टैंडर्ड का भी नहीं है। तो ये हो गया VL का स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर, हो गया। अब हमें VL और VR की वैल्यू वहां पुट करनी है। ठीक है, वो वैल्यू क्या है ये देखो ध्यान से। देखो, जैसे कि एक वैल्यू तो मैं बचपन से पता है, चूंकि अगर रेजिस्टेंस लगा हो तो वोल्टेज हम निकालते हैं सिंपल ओम का नियम, V बराबर IR। ठीक है, कैसे निकालते हैं? वीर करके याद किया हुआ है, V बराबर IR, हो गया। VL कैसे निकालेंगे? मैं पहले भी पीछे के लेक्चर में बता चुका हूं। अगर किसी सर्किट में R जुड़ा हो, प्रतिरोध जुड़ा हो, तो प्रतिरोध को दिखाते भी R से हैं और लिखते भी R से हैं। और अगर किसी सर्किट में L जुड़ा हो तो L के लिए उस सर्किट का प्रतिरोध को हम दिखाएंगे XL से। अगर किसी सर्किट में संधारित्र जुड़ा हो तो उसके प्रतिरोध को दिखाएंगे XL, XC और R। एक ही चीज है, एक ही बिरादरी के हैं। प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध। तो अगर किसी सर्किट में ये लगा हो तब धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को हम R से दिखाएंगे। अगर ये लगा हो तो धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को XL से दिखाएंगे। और अगर कैपेसिटर लगा हो, संधारित्र लगा हो, तो धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को XC से। ये एक ही खानदान के लोग हैं, बस अलग अलग नाम से ये फेमस हो रहे हैं। तो जैसे कोई पंडित है तो ये मिश्रा नाम से, तिवारी नाम से, तो ये दुबे नाम से, ये वैसे ही है कुछ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? VR बराबर ये, तो VL बराबर क्या हो जाएगा? देखो VL बराबर, देखो करंट तो सेम ही है, करंट तो सेम ही है, और R की जगह R था, तो L की जगह प्रतिरोध कौन आता है? XL काम करता है L की जगह। ठीक है, अच्छा इसको बोलते हैं क्या है याद रखना, मैं शायद कभी तुम्हें बताया नहीं है। इसे XL को बोलते हैं प्रतिघात। XL हो चाहे XC हो, याद रखना, ये शायद मैंने कभी बताया नहीं, हालांकि मैं अलग से परिभाषा लिखा दूंगा।
अगर एक्सेल हो तो एक्सेल, एल का मतलब क्या होता है? प्रेरकत्व। तो इसको प्रेरकत्व प्रतिघात बोलते हैं या प्रेरण प्रतिघात भी बोलते हैं, ठीक है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस। तो ये प्रतिघात कहलाता है। एक्स सी होगा, इसको भी प्रतिघात बोलेंगे, लेकिन ये धारिता, सी मतलब कैपेसिटर, धारिता, तो इसको धारितीय प्रतिघात कहते हैं, ठीक है। तो इन्हें प्रतिघात कहते हैं और आर को कहते हैं प्रतिरोध। तो ये प्रतिघात है। ये सब बाहुबली में बहुत सुनने को मिलता था, प्रतिघात, जब अटैक करने के लिए कहते थे वो। तो ये हो गया। बस आपको ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो करो पुट। V बराबर इन्वर्टेड कॉमा VL की वैल्यू, सॉरी VL की वैल्यू आई एक्सएल, तो स्क्वायर करोगे तो दोनों का स्क्वायर होगा, आई का स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर, प्लस VR की वैल्यू IR, स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है? आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर जब बाहर आएगा तो रूट से कट जाएगा, तो सिंपल क्या आ गया बाहर? नहीं आ रहा है समझ में? ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो तुम। आई स्क्वायर यही कह रहे हो ना करने के लिए, प्लस आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये नहीं भी करते, डायरेक्ट भी कर सकते थे। आई स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो ये हो गया बाहर। अब रूट के अंदर क्या बच गया? एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बच गया ना, ठीक है। अब ये हो गया। अब एक काम करो, वो जो आई है उसको दूसरी तरफ ट्रांसफर करो। तुम्हें एक दो चीजें यहाँ पे नहीं जानने को मिलेंगी। आई को इधर ट्रांसफर करो, गुणा में है, दूसरी साइड जाएगा तो भाग में। इधर क्या बच गया? कुछ भी नया नहीं किया है, पाइथागोरस सॉल्व कर रहे हैं बच्चों की तरह। हो गया। अब एक चीज बताओ, ये चीज तो किस जमाने से हम पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास से, अभी भी लिखा है मैंने V बराबर आई आर। तो V बराबर अगर आई आर है तो V बटे आई बराबर क्या होगा? V आई नीचे आ गया ना, तो बराबर आर। यहाँ पे आर का मतलब क्या था? प्रतिरोध। प्रतिरोध वर्ड तब यूज होता है जब सिंपल प्रतिरोध लगा हो, लेकिन हमारे पास सिंपल से प्रतिरोध नहीं लगा है, बगल में एल भी है। तो अब से याद रखना, अगर अलग अलग निकालना हो, अलग अलग बोलना हो, तो आर के केस में तो प्रतिरोध को भी आर से दिखाएंगे, बट इसके केस में प्रतिरोध को किस चीज से दिखाएंगे? एक्सेल से। लेकिन अगर टोटल बोलना हो, टोटल का प्रतिरोध कितना होगा, तो उस केस में अगर तुम्हारे साथ 2 या 3 जुड़े हैं, 2 मतलब कौन 2? LC भी हो सकता है, CL भी हो सकता है, LR भी हो सकता है, RL भी हो सकता है, ठीक है। अब RL बोलो चाहे LR बोलो एक ही बात है, तो एक ही को लिखो। LC बोलो चाहे CL बोलो एक ही बात है। और एक क्या पॉसिबल है? RC। यस, RC भी पॉसिबल है, एक पॉसिबल है LCR। कुल मिला के जब एक से अधिक होगा वहां पे, ठीक है, जब एक से अधिक होगा तो उस केस में आप एक नया वर्ड यूज करोगे और उसको कहते हैं हम प्रति। अभी कौन सा वर्ड? एक्सेल के लिए कौन सा वर्ड यूज किया हमने? प्रतिघात। तो एक और वर्ड आएगा प्रतिबाधा। प्रतिबाधा। जब एक से अधिक जुड़ा हो, 2 जुड़े हैं या 3 जुड़े हैं, तो वहां पर एक वर्ड यूज होगा प्रतिबाधा, और इसको दिखाते हैं जेड से, इसको दिखाएंगे जेड से। तो प्रतिबाधा है प्रतिघात ही, प्रतिरोध ही, लेकिन इसका बस ये मतलब है कि इसका मतलब सर्किट में 2 या 3 जुड़े हुए हैं, ठीक है, शुद्ध नहीं है। जब शुद्ध था तो हमने आर एक्सएल एक्सी यूज किया, लेकिन जब एक से अधिक होंगे तब आपको ये जेड यूज करना पड़ेगा, प्रतिबाधा। ये सब पे लागू होगा, एलआर पे भी, आरसी पे भी, एलसी पे भी, एलसीआर पे भी। तो यहां ध्यान दो जरा, यहां मैं लिख भी देता हूं, चूंकि अब ये जो सर्किट है इसमें दोनों हैं, तो उस केस में हम इसको ना ही सिर्फ टोटल को आर से दिखाएंगे, ना ही टोटल को एक्सेल से दिखा सकते हैं। अलग अलग दिखाएंगे, इसको आर से, इसको एक्सेल से, लेकिन जब टोटल दिखाना होगा तब हम इसको दिखाएंगे जेड से, ठीक है। तो इसे क्या बोला, क्या लिखा था मैंने? देखना मैं खुद ही कंफ्यूज होता हूँ, प्रतिबाधा प्रतिघात एक जैसा लग रहा है। चूंकि प्रतिबाधा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, जेड बराबर कितना होता है? V अपॉन आई। ये सब एक ही खानदान के लोग हैं, समझ जाओ तुम। आर है, एक्सएल है, एक्सी है, चाहे जेड है, ये सब एक ही फैमिली के हैं, बस अलग अलग नाम से फेमस हैं। तो जब V अपॉन आई है तो उसको किस चीज से दिखा दोगे? जेड से। तो यहां लिख दो, तो जेड बराबर क्या हो गया? अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हो किसी भी डेरिवेशन में, तो समझना आधा काम हो गया है, ठीक है।
एक और चीज हमें इसमें समझना है, हालांकि मैं पीछे बता चुका हूं। एक्सएल और एक्सी की वैल्यू मैंने कभी लिखवाई है तुम्हें? देखोगे तो याद आएगा, मुझे पता है मैंने लिखवाया है। एक्सएल के लिए मैंने लिखवाया होगा, एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल और एक्सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी और ओमेगा की वैल्यू भी होती है 2 पाई एफ। पीछे ढूंढोगे तो मिलेगा, लिखवाया हुआ है सारा। तो तुम चाहो तो एक्सएल की जगह ओमेगा एल भी पुट कर सकते हो, 2 पाई एफ एल। तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, ठीक है। एक्सएल बराबर ओमेगा एल होती है, अरे ये होगा ना जो आप ढूंढ रहे हो, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। ओमेगा की जो सिंपल चीज ओमेगा है ना, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा की वैल्यू जो 2 पाई एफ हो गया और एल की जगह एल, ये मिल रहा होगा तुम्हें पीछे, ठीक है। ओके चलो ये हो गया। अब देखो बस हो ही गया, 80% काम हो गया, 20% और बचा है। अब देखो इसको मैं प्रतिबाधा निकाल लिया हमने। ये जितने भी सवाल आएंगे एल सी एल आर सी एल, मतलब 2 या 3 वाले, सब में यही निकालना है, पहले जेड निकालना है, प्रतिबाधा है। जेड का हाँ, यहाँ पे हमेशा वी अपॉन आई, वोल्टेज अपॉन आई। जेड सिर्फ तब लगेगा जब 2 या 3 जुड़े हैं, ठीक। और जब सिंगल सिंगल है, तो सिंगल में अगर प्रतिरोध जुड़ा है तो आर से, प्रेरकत्व जुड़ा है तो एल से, धारिता जुड़ा है तो एक्सी से दिखाएंगे वहां पे। लेकिन जब 2 जुड़े हो या 3 जुड़े हैं तो उस केस में किस चीज से दिखाएंगे? जेड से। तो ये निकाल लिया। अब हमें एक लाइन लिखना है कि कौन अग्रगामी है कौन पश्चगामी है, ठीक है। एक चीज देख के बताओ, तुम डायग्राम देख के पता चलेगा, ग्राफ देख के। देखिए ये जो एल आर परिपथ तुम्हें दिख रहा है, इसमें वोल्टेज तथा धारा, बताओ वोल्टेज अग्रगामी, धारा से वोल्टेज अग्रगामी, ये से कौन सा सर्किट बोलेंगे? एल आर सर्किट बोलेंगे। सर्किट मतलब परिपथ, एल आर परिपथ। तो एल आर परिपथ में देख रहे हो परिणामी हम किसको बोल रहे हैं? ये जो रेड वाला बीच में दिख रहा है ये परिणामी है। तो परिणामी जो भी है ऊपर की तरफ है ना, तो इसका मतलब ये अग्रगामी है आई की तुलना में। वी आई की तुलना में अग्रगामी, और कितने डिग्री? 5 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री का हिसाब किताब नहीं है, 5 डिग्री। 5 का मतलब 22, 23, 22.5, 23, 21, कुछ भी हो सकता है, बस प्लस में होगा, ठीक है। तो ये क्या है, हम क्या लिखेंगे वर्ड? स्पष्ट है या अतः स्पष्ट है कि एल आर परिपथ में वोल्टेज V धारा I से फाई कला कोण अग्रगामी होता है, ठीक है। लैंग्वेज ध्यान देना। तो मैं लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ? यहाँ देखो कैमरे में जगह है ये लास्ट लाइन लिखने के लिए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ अतः, देख लेना, अतः स्पष्ट है कि, देखो ये सब स्पष्ट है कि ये सब पता चलेगा डायग्राम देख के, और तुम जैसे डायग्राम बनाओगे ना तभी तुम्हें आंसर पता चल जाएगा देख के। स्पष्ट है कि कौन सा सर्किट है ये? एल आर परिपथ में, एल आर परिपथ में वोल्टेज V या परिणामी वोल्टेज बोल रहे हैं ना, उसको वोल्टेज बोलो या विभव बोलो, बता देना दिख रहा है कि नहीं। परिणामी विभव V धारा क्या धारा है? I से 5 डिग्री। तो डिग्री को हम यहाँ बोलते हैं कला कोण। देखना लास्ट लाइन, 5 कला कोण, 5 कला कोण अग्रगामी है पश्चिगामी है? V ऊपर साइड है तो अग्रगामी है। 5 कला कोण अग्रगामी होता है। कभी भी
याद रखना कभी भी तुम्हारे पास एल आर परिपथ होगा तो वो हमेशा 5 डिग्री आगे ही चलेगा। इतना क्लियर है? एक बार इसको ध्यान से 2 मिनट लो, इसको ध्यान से एक बार देखो, उसके बाद अभी ये डन नहीं हुआ है। मैंने बोला था 20% काम बचा है तो हो गया, 10% बचा है बस। एक बार उसको देखो जहाँ पाइथागोरस लगाया है। कुछ मैं समझो, ये डायग्राम समझ में आ गया है? ये वी आर था, ये वी एल था, और मैंने ट्रिक भी बता दिया। एल के जब दोनों हो तो एल के केस में एल बना दिया करो, सिंपल। तो पाइथागोरस लगाया तो पाइथागोरस होता क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आपने वैल्यू पुट की यहाँ पे, पहले स्क्वायर हटाया, रूट आ गया, इनकी वैल्यू पुट की। अब ये बगल वाले की वैल्यू हमें नहीं पता थी पहले से, बट हमें इसकी वैल्यू 10th क्लास से पता है, बचपन से हमें इसकी वैल्यू पता है। तो बस इतना ध्यान रखा है कि आर जब लगा हो तो आर से दिखाते हैं प्रतिरोध को, लेकिन वहीं एल लगा हो तो प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं? एक्सेल से। तो बस वो वैल्यू पुट की, आई स्क्वायर कॉमन था, रूट से बाहर आ गया तो स्क्वायर कट गया, सिंपल आई रह गया, ये बच गया। वी बटे आई पता है प्रतिबाधा होती है, ये पहली बार जानने को मिला है, अलग से लिखवा भी दूंगा। ये प्रतिबाधा हो गई, ये हो गया। ये जो लास्ट लाइन है उसका इस डेरिवेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। ये लास्ट, ये तो लाइन तुम तभी समझ जाओगे तब तुम ये ड्रॉ करोगे, देखते ही समझ में आ जाएगा। अब मुझे बनाने की भी जरूरत नहीं है, मैं जो अगला पढ़ाऊंगा 5th वाला, उसमें मैं सी वाला पढ़ाऊंगा। सी वाले में ग्राफ ऊपर नहीं, कहाँ बनेगा? नीचे। तो यहाँ पे अग्रगामी की जगह क्या आ जाएगा? पश्चगामी। और ये सब लगभग वैसा ही रहेगा, सेम, वो पश्चगामी आ जाएगा बस। ठीक है, बस उल्टा पाइथागोरस लगेगा, और पाइथागोरस उल्टा लगे तो सीधा लगे, आंसर वही आना है। ठीक है, अब ये फाई की वैल्यू जो है, हमें वो फाई की वैल्यू एग्जैक्टली निकालनी है। नहीं एग्जैक्टली मैंने तो यहाँ बनाया है ना, एग्जैक्ट बीच में डिवाइड किया तो 45 डिग्री है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फाई की वैल्यू 20, 22, 23 कुछ भी हो सकता है। मैंने तो चलो आधा आधा डिवाइड कर दिया, जो नहीं कि आधा आधा हो सकता है, इधर 30 डिग्री हो और इधर 60 डिग्री होगा तो 90 डिग्री, 90 से कम ही वैल्यू होगा। ठीक है, क्योंकि उसका पार्ट लिया गया है। अब यहाँ पे फाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और फाई की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है हमें, कलांतर निकालने के लिए। फाई की वैल्यू को फाई को क्या बोलते हैं? कलांतर या कलाकोण बोलते हैं फाई को। तो फाई के लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है tan थीटा। अब यहाँ थीटा नहीं, यहाँ पे फाई है, तो फाई के लिए सिंपल वैल्यू होगा tan फाई। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण आधार बटे, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। ठीक है, अब बताओ मैं इस साइड लिखूं किस साइड लिखूं? कैमरे में कहाँ के लिए सही रहेगा लिखना? इधर ये वाला आ जाएगा हिस्सा, देख लो। ज़्यादा नहीं लिखना है, बस 4-5 लाइन लिखना है। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पे ये 5 डिग्री है, बट 5 के पीछे जितना बड़ा वहाँ 5 की स्पष्ट वैल्यू पता थी, 90 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, ये हमें पता थी। यहाँ पे हमें 5 की वैल्यू नहीं पता है, तो कल के दिन अगर सवाल आ गया और 5 की वैल्यू निकालना हो तो हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये कलांतर यूज करने के लिए, या कलाकोण बोलो या कलांतर बोलो या फेज डिफरेंस बोलो, क्या बोलते हैं? कलांतर बोलो या कलाकोण बोलो। तो कलांतर कैसे निकालते हैं? tan के फॉर्मूले से निकालते हैं। या हटाओ, पहले tan फाई लिखो, क्योंकि tan फाई से हमें फाई निकालना पड़ेगा। अभी समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये लिख देता हूँ, चूंकि tan फाई बराबर क्या होता है? tan फाई बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे, ये लाल कक्का तो सबने बचपन से पढ़ा है। लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। अब खुद सोचो, ग्राफ सामने पढ़ा है, बताओ लंब की वैल्यू क्या है? लंब तो VL है। फाई के सामने कौन ये है? VL। तो लंब को हटाओ, VL लिखो वहां पे। आधार के बाद RC, और आधार कितना है? बेस कितना है यहाँ पे? VR है। वैल्यू रखें कुछ, VL की वैल्यू हमें पता है I XL, तो VL की वैल्यू होगी I XL, और VR की वैल्यू I R। कुछ कट रहा है? I से I कट गया, तो tan फाई बराबर कितना हो गया? XL अपॉन R हो गया। हमें फाई पता करना है, हमें tan फाई नहीं पता करना, हमें फाई पता करना है। तो देखना, तो फाई बराबर, हमें सिर्फ फाई चाहिए तो tan को उधर भेजना पड़ेगा,
तो 10 चला गया इनवर्स में, 10 इनवर्स, और ये कितना है, ये कभी भी हो तो इसे ब्रैकेट में रखना, XL/R। तो आपको अगर कल के दिन कोई सवाल दे, अभी तो खैर नहीं पता चल रहा है, बट कल के दिन जब सवाल आएगा तो XL की वैल्यू होगी, सपोज XL की वैल्यू होगी 60, R की वैल्यू होगी 30, तो ऐसे करके तुम निकाल सकते हो एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, लेकिन हम लोग 10 ही क्यों लिया है? बता रहा हूँ 10 ही क्यों लिया है, लंबा धारा था इसलिए। बता रहा हूँ 10 क्यों लिया है। ठीक है, हो गया। तो ये हो गया आपके पास कलांतर। ठीक है, अतः कलांतर, यहाँ मुझे लिखना था, यहाँ पे मुझे एक वर्ड लिखना था, एक सेकेंड को, फाई को कलांतर बोलते हैं ना, कलांतर या कला कोण, अतः कलांतर, अतः कलांतर फाई बराबर 10 इनवर्स, देख लो पूरा आ रहा है ना, कट तो नहीं रहा है कुछ, XL/R, क्योंकि वो पंखे की वजह से घूमता रहता है कैमरा, R, ये आ गया। देखो अभी पूछा कि 10 ही क्यों लिया, साइन क्यों नहीं लिया, कॉस क्यों नहीं लिया, तो सुनो, हमें ना कभी भी मैथ में याद रखना, ये स्पेशली मैथ में काम करेगा और अभी 12th के मैथ में काम करेगा, जब तुम सेकंड बुक में आओगे, फिजिक्स में भी काम करते हैं, कभी भी तुम्हें ढाल का फॉर्मूला चाहिए होता है तो हमेशा tan थीटा लगाते हैं। ढाल का मतलब स्लोप बन रहा है, कभी भी तुम्हारे पास कोई ग्राफ बन रहा है और उसमें स्लोप ढाल बन रहा है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहा है, तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगता है, tan थीटा का फॉर्मूला लगता है। यहाँ पर ध्यान दो, हमारे पास जो ग्राफ बना है उसमें हमें जो रिजल्टेंट चाहिए उस पर भी तो ढाल बन रहा है, इसे ढाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो फिसल पट्टी बनता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप। ठीक है, स्लोप बोलते हैं। तो हमें ढाल पे परिणामी मिला था ना, तो अगर ढाल पे परिणामी मिला तो ढाल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है, 10। ठीक है, tan phi लगाना पड़ेगा, तो tan phi बराबर क्या हो गया, VL/VR, और ये आपका कलांतर, एग्जैक्ट कलांतर की वैल्यू आ गई। बस इतना करना है, खुद सोचो, सारा मेहनत सिर्फ इस ग्राफ को बनाने में है। ये तो पाइथागोरस से हो गया, और यहाँ तो tan थीटा लगाना था, tan थीटा की वैल्यू तुम्हें पता ही है क्या होती है। देखो कुछ ऐसा है नहीं, बस ये चीज तो जिंदगी में पहली बार आया, प्रतिबाधा बराबर V/I। जेड का मतलब क्या है, जेड का मतलब है कि जब एक से अधिक जुड़ा है, या हो सकता है LC जुड़ा हो, CL जुड़ा हो, या तीनों जुड़ा हो, LCR जुड़ा हो, तो एक से अधिक जुड़ा हो तो एक। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बचपन में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ये नॉर्मल प्रतिरोध, इसे कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। ठीक है, प्रेरकत्व तो है ना, तो इसको कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। वैसे ये होता है संधारित्र की धारिता को C से दिखाते हैं, तो ये होगा धारितीय प्रतिघात। तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज हो गया, प्रतिघात। ये वर्ड याद रखना, हिंदी में बड़ा कंफ्यूजन होता है प्रतिघात और प्रतिबाधा में, और ये यूज होगा तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। जब सिंगल ये हो, ये जुड़ा हो, तो ये जुड़ेगा धारा के मार्ग में अवरोध को। अगर सिंगल कुंडली में प्रेरक कुंडली हो तो उस धारा के मार्ग में प्रतिरोध जो होगा उसको एक्सल से दिखाएंगे। जब ये जुड़ा हो, संधारित्र जुड़ा हो, तो एक्सिस से दिखाएंगे। जेड कब दिखाते हैं, जब ये सिंगल ना हो, ये आपस में जुड़े हो, ये 2 जुड़े हैं या 3 जुड़े हैं, तब जाकर के इनको किस चीज से दिखाएंगे, जेड से। जेड इन सब का दादा है, ऐसा समझ लो। जेड तब आएगा जब 2 या 3 आपस में मिले होंगे, तब जेड आएगा। हैं ये सारे एक ही खानदान के, सबका एक ही काम है, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध। ठीक है कि खानदान के लोग, बट अलग अलग नाम से फेमस है। तो ये है आपका ये पूरा डेरिवेशन। अगेन इस डेरिवेशन में मेन आंसर यही है, मतलब यही आपका मेन फोकस होना चाहिए। पूरा टाइम है, इसको उतार लो अच्छे से। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ लो।